एबीसी न्यूज की टीम जो है जायका सियासत का शो के लिए अब रेडी हो चुकी है और आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में हम विधानसभा में मौजूद हैं और अगर आप हमारे पीछे देखें तो ये वही भव्य विधानसभा का एस्टैब्लिशमेंट है जो आप अक्सर तस्वीरों में देखते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई जितनी बड़ी खबर है, सत्ता पक्ष की, प्रतिपक्ष की, विपक्ष की, वो सभी तस्वीरें आपको इसी विधानसभा से निकल करके सामने आती हैं। आज यहाँ पे मौजूद है एक ऐसी ही खास शख्सियत का इंटरव्यू लेने के लिए जिसका हमें लंबे वक्त से इंतजार था और वो शख्सियत आज हमारे बीच में बस कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको एक बारी पीछे दिखा दूं कि किस तरह से ये यूपी विधानसभा को तैयार किया गया है। पूरी हिंदू संस्कृति को अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अभी अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितनी भव्यता के साथ डिजिटलाइजेशन को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे उकेरा गया है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की कविता से हैं और आज जिसका हम इंटरव्यू करने वाले हैं, जो शख्सियत आज हमारे शो पे आने वाली है, उनके साथ भी ये पंक्तियां बहुत अच्छे से मैच होती हैं। आज उन्हीं के दफ्तर में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज किसका इंटरव्यू करेंगे ये थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आपको भ्रमण दे देते हैं कि आज जहां हम मौजूद हैं ये शायद अब तक के हमारे शो का सबसे खास एपिसोड होने वाला है। बस थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे कि आज इंटरव्यू के लिए कौन आने वाला है। आज जायका सियासत के शो में हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। नवाबों की नगरी है और यहाँ पे इस वक्त हम यूपी विधानसभा में मौजूद हैं। तो एक एक जगह आपको लेकर के जा रहे हैं और यहाँ का टूर करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो वर्किंग पैटर्न है वो कैसे होता है। आज हमारे शो में इसी से जुड़ी हुई शख्सियत हमारे साथ आने वाले हैं जिनका हम इंटरव्यू करेंगे। आपको दिखा दें कि हमारे पीछे तमाम ऐसे चित्र बने हुए, ये हैंड पेंटिंग्स हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं सिलसिलेवार तरीके से। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का है, यहाँ पे श्री नफीसुल हसन है, यहाँ पे तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी जो काम है यहाँ पे किया है और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो यहाँ पे भी आपको देखेंगे तमाम पेंटिंग्स हैं, ये हैंड पेंटिंग्स हैं। बाकायदा इसके नीचे मेंशन किया गया है कि इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का रहा है। तो आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू है उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, परिचय दिया जाए, वो कम है। कैसे आपको बताते हैं। कानपुर के ये बरगद का पेड़ माने जाते हैं राजनीति में, इनका बड़ा नाम है। योगी सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, कानपुर से 8 बार के लगातार विधायक रह चुके हैं और अब 18वीं विधानसभा के निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष भी हैं। यूपी विधानसभा का अध्यक्ष होना अपने आप में एक बड़ी बात है और जब इनका नाम सामने आता है तो लोग उठ करके ताली बजा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतीश महाना जी की।
यूपी विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा कही गई है। अगर आपको दिखाएं तो यहाँ की जो वर्किंग है वो बेहद ही कॉम्प्लेक्स तरीके से है, क्योंकि पॉपुलेशन के भी मामले में ये राज्य जो है बेहद बड़ा है और यहाँ की विधानसभा भी सबसे बड़ी विधानसभा मानी गई है। अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो ये पूरी गैलरी है जिसमें हम आपको अभी लेकर के जाने वाले हैं और तमाम तस्वीरें हैं जिससे आपको पता चलेगा, कुछ झलकियां मिलेंगी, कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो विधानसभा अपने अंदर संजोए हुए है, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं सतीश महाना जी हैं और योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 18वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी नजर आ रहे हैं। इसके आगे भी आप देखेंगे तस्वीर में तो किस तरह से यहाँ पर ई विधानसभा जो थी उसका शुभारंभ किया गया था और उसकी झलकियां देते हुए सतीश महाना जी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो यूपी विधानसभा के पोर्टिको में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको अगर दिखाएं तो ये बेहद ही भव्य तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, क्योंकि इसको नई तर्ज पे ले जाने का काम किया जा रहा है। और अगर आप मेरे दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो ये देखिए किस तरह से ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है और इस प्रोजेक्शन से इस हॉल की खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ न सिर्फ इस पे प्रोजेक्शन है, इस पे आपको अलग अलग विधायकों के नाम भी नजर आएंगे और उनकी तस्वीरें भी डिस्प्ले हो रही हैं, जिनका यहाँ पर एक बड़ा योगदान है। विधानसभा का जब सत्र शुरू होता है, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उसके बाद विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि ये किस तरह से, ये देखिए एलईडी पे प्रोजेक्शन है, तिरंगे के साथ सभी विधायकों की भी तस्वीरें सामने आना शुरू होंगी। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर है। सतीश महाना जी को आप यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लेजिस्लेशन के लिए बेहद ही कॉम्प्लेक्स मगर जाना जाता है अपने आप में। और उत्तर प्रदेश में ही आपको बता दें कि विधान परिषद भी है। देश के 6 राज्यों में विधान परिषद जो है मौजूद है और उसी में ही उत्तर प्रदेश की ये विधान परिषद में इस वक्त हम मौजूद है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लगभग 100 सीटें यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम एमएलसीज हैं जो यहाँ पे बैठ करके अपना जो काम है वो काम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए कि किस तरह से इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे पास से तो यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे माइक दिया गया है और हेडफोन्स दिए गए हैं कि अगर आप सुन सकते हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है सदन में। अपर हाउस इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी एमएलसी चुन करके आते हैं उनका काम यहीं पे पूरा किया जाता है। देखिए ये सभापति की सीट है। अगर आप देखेंगे तो कुंवर मानवेंद्र सिंह जी यहीं पे बैठ करके लोगों की बातें सुनते हैं, जो एमएलसी अपनी बात रखते हैं और यही वो जगह है जहां पे डिस्कशन किया जाता है। अब स्वागत ऐसी शख्सियत का जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को नए आयाम दिए बल्कि लगातार विधानसभा चुनाव में 8वीं बार जीत दर्ज कर कानपुर और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया। कानपुर की ऐतिहासिक धरती पर जिनका जन्म हुआ और यही उनकी कर्मभूमि भी रही। राजनीतिक शास्त्र विषय से परास्नातक करने के बाद जिस शख्सियत ने संघ से जुड़ करके समाज को नई दिशा और धारा देने का प्रयास किया, तो 1989 में सक्रिय राजनीति में आकर के लगातार सेवा भाव के चलते जनप्रिय और लोकप्रिय बने। वो कानपुर और उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे विवाद नाम का शब्द कोसों दूर रहा है, जिनका परिचय बेहद सरल और सौम्य है, लेकिन राजनीतिक में उनकी शैली का सानी कोई नहीं।
कैसा भी राजनीतिक चक्रव्यूह हो, ये जनप्रिय नेता उसे भेदना जानते हैं। तो स्वागत करते हैं सर्व सुलभ और शानदार व्यक्तित्व वाली छवि के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, लगातार 8वीं बार विधायक रहे, सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं देने के बाद वर्तमान में महाराजपुर विधानसभा से विधायक और विधानसभा का संचालन करने वाले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज के खास प्रोग्राम जायका सियासत का शो में। आज हम नवाबों की नगरी लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो जगह है यूपी विधानसभा। और आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। कानपुर से 8 बार के विधायक रह चुके हैं, यूपी सरकार में कई बार के मंत्री रह चुके हैं और अब 18वीं विधानसभा के निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष के रूप में वो यहाँ पर मौजूद हैं। महाना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एबीसी न्यूज के खास प्रोग्राम जायका सियासत का शो में। तो सबसे पहले तो बताइए कि आज एबीसी पे एक बार फिर आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, कानपुर में मेरे को याद है कि जिस समय ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स शुरू नहीं हुए थे नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के शुरुआत के समय में, तो उस समय कानपुर में एबीसी चैनल अपने आप में बहुत फेमस था। उसमें ऑनलाइन नहीं था, उस समय आता था कि शाम को एबीसी के ऊपर न्यूज़ आएगी। तो इसीलिए एबीसी चैनल के साथ मेरा एसोसिएशन अगर मैं कहूँ कि 25-30 साल पुराना है तो अतिशयोक्ति नहीं हुई। वहाँ से जहाँ से राजनीतिक क्षेत्र में मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में एक संदेश देने का काम शुरू किया था आज से 20-25 साल पहले, उसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष के नाते से आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय। महाना जी, आपके नाम में महान भी आता है, राजनीति में आपको बेहद ही एक महान हस्ती माना गया है। कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, ये एक सवाल मुझे लगता है हर कोई आपसे पूछता होगा कि 8 बार लगातार विधायक कानपुर से एक ही जगह से रहे हैं, इतना प्यार मिला है जनता से, कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सबसे बड़ा निर्णय होता है और जनता का प्यार, जैसे मैं कहते हैं कि वो एक पुरानी कहावत है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो जनता का जो विश्वास और जो प्यार है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितनी बार जीते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप अपने प्रश्न को ठीक करिए, आपको कितनी बार लोगों ने जिताया है। तो जिस समय मैं इस भाव को लेकर काम करता हूं कि मुझे जिताने वाली जनता है, मैं जीतता नहीं हूं। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है सब जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिसको जनता जिताती है वही उस पद को ग्रहण करके उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कानपुर महानगर में छावनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 5 बार एमएलए रहा। मेरे से पहले कोई शायद दोबारा एमएलए नहीं हुआ, ऐसा लोग जानकारी देते हैं। उसके बाद परिसीमन के बाद छावनी विधानसभा 3 हिस्सों में बट गई। जहाँ पर मेरा घर है वो हिस्सा महाराजपुर का आ गया। कुछ छावनी विधानसभा का हिस्सा और कुछ 2 विधानसभाएं और नई गोविंद नगर विधानसभा का हिस्सा, सरसौल विधानसभा, ये एक नई विधानसभा बनी जिसका नाम महाराजपुर विधानसभा। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि जो स्नेह, जो प्यार, जो विश्वास कानपुर कैंटोनमेंट के लोगों ने मुझे दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम महाराजपुर विधानसभा की जनमानस ने किया और उन्होंने लगातार 3 बार मुझे चुना और बहुत अधिक मतों से। मेरे लिए सबसे बहुत संतोष और प्रसन्नता के विषय होती है तो मुझे पिछली बार जितना वोट मिलता है उससे अगली बार चुनाव में अधिक लोग वोट देते हैं। तो उसका भाव ये रहता है कि लोगों के बीच को में रहकर उनको संतुष्ट करना, उनकी आवाज को सुनना, उनके साथ उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करना। और कंसर्न्स ज्यादातर लोगों के 99% लोगों के क्षेत्र के विकास से, डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। मैं जिस विधानसभा में गया 2012 में, दुर्भाग्य से विकास के नाते से वो 0 नहीं था, माइनस में था। तो 0 तो मैं वहां कहता हूं कि जहां पर कोई सड़क ना बनी हो, जहां पर कच्चा हो। माइनस में उसको कहता हूं कि जहां पर लोग रहते हो वहां पर कीचड़ भरा हुआ हो और वहां पर पैथेटिक कंडीशंस में लोग रहने के लिए मजबूर हो। वो स्थिति थी वहां की। और आज मैं इस बात को कहने के लिए मेरे को हर्ष की अनुभूति होती है कि महाराजपुर विधानसभा के अधिकतम क्षेत्र आज कानपुर महानगर में श्रेष्ठ विकास के पद के ऊपर आगे बढ़ने वाले क्षेत्र हैं। तो ये लोगों का प्यार है और लोगों की मेहरबानी। महाना जी, ये आपने जैसा बताया कि लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है, राजनीति के भी जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी आपको उतना ही प्यार देते हैं। निर्विरोध चुने गए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अपने आप में ये निर्विरोध जो शब्द है ये बड़ा है।
तो अखिलेश यादव जी की भी बात करें या मुख्यमंत्री जी की भी बात करें, बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से आपको चुन करके गद्दी पे बिठाला गया है, तो कैसा महसूस होता है जब इतना सम्मान मिलता है लोगों के साथ साथ? देखिए, लोग राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मंत्रिपरिषद या सरकार में रहकर ही काम किया जा सकता है। मेरे पर, मैं इस बात के लिए मेरे को बहुत मतलब कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के प्रति। आप कभी कोई इंटरव्यू देते हैं तो कई लोग आपके अपॉइंटिंग, मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज में मैं 3 लोगों को मानता हूँ। एक, सबसे पहले मैं पार्टी को मानता हूँ जो मुझे अवसर देती है, टिकट देती है जनता के बीच में जाने का। दूसरा, मैं अपने वर्कर को मानता हूँ जो मेहनत करके जनता तक मेरी बात को पहुंचाते हैं। तीसरा, मैं अपने क्षेत्र की जनता को मानता हूँ और जनता एज ए होल मानता हूँ, जिन्होंने वोट दिया वो, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो इसीलिए उस नाते से जिस समय मैं लगातार, मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने जिताया, जब 8वीं बार मैं जीता तो सरकार का गठन हुआ, तो सरकार के गठन में मंत्रिपरिषद में मेरा नाम नहीं था। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता के नाते से उसी भाव के साथ काम करता हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो जब मुझे अध्यक्ष बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अध्यक्ष पद का मतलब होता है कि राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास या बाहर हो गए। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं इस पद के ऊपर बैठकर मुझे काम करने का अवसर मिला है और जो प्यार मुझे 403 सदस्यों ने दिया है, 403 सदस्यों की जिस समय मैं बात करता हूँ उसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। विधानसभा की संख्या 403 है। मेरे से, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, शुरुआत में ही मेरे से एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि आपके कितने एमएलए हैं, तो मैंने कहा कि 403। उसने कहा नहीं, मैं आपके पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने ही बता रहा हूँ 430। उनका नहीं, मैं बीजेपी के पूछ रहा हूँ। तो आप ये पूछो ना। मैंने उनसे कहा ये पूछे कि योगी जी के कितने हैं, बीजेपी के वो 255 होंगे, अखिलेश जी के 111 होंगे, मेरे 403 है। तो जिसमें मैं अपने 403 के नाते से विधानसभा में काम करता हूँ और सबको अवसर देता हूँ, और उसके अवसर का ही एक कारण बना कि लगभग 2.5 साल होने को हैं और विधानसभा एडजर्न नहीं हुई। आज जो हमारे एमएलए हैं बहुत संजीदगी के साथ अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं उठाते हैं, अच्छी डिबेट्स करते हैं। बहुत अच्छा विधानसभा भी 2.5 सालों के अंतर्गत, और इसकी एक छवि पूरे देश में गई। जी माना जी, आपके अध्यक्ष बनने के बाद से तमाम तरह के चेंजेस जैसे आपने बताए हैं वो सभी ने नोटिस किए हैं, तो कुछ ऐसे बड़े चेंजेस जो आपको लगता है सामने आए हैं? अब जैसे एक वक्त था कि सदन को स्थगित कर दिया जाता था, अब बिना चिल्लम चिल्ली के एक दूसरे की बात सुन करके रखी जाती, बड़े गरिमा की तरीके से पूरे सदन का संचालन किया जाता है, प्रिंसिपल की तरह आपको बैठाला जाता है। नहीं, जैसे अब विधानसभा ना अब एक नए स्वरूप में, जो पब्लिक परसेप्शंस एमएलए के बारे में रहता था उसको मैंने चेंज करने का प्रयास किया कि लोकतंत्र में विधायिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और विधायिका जनता के बीच से एक डिस्कनेक्ट था एमएलए का, और जो पब्लिक परसेप्शन था वो एमएलए के बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। मैंने इस बात को विधानसभा में इस बात को बोला था कि आज से कुछ वर्ष पहले तक अगर कोई न्यूज़ में या कोई अखबारों में छपता था तो ये छपता था कि इतने इतने अपराधी हैं, इतने इतने इस जाति के लोग हैं, तो जाति और अपराधी के हिसाब से विधानसभा के एमएलए की गणना होती थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो गणना है एमएलए की, वो जाति और अपराधियों के नाम से नहीं होती। अब ये होती है कि हमारे पास कितने मैनेजमेंट के लोग हैं। हमारे पास 17 ऐसे लोग हैं जो एमबीए हैं और बी, हमारे पास 15 ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं बीटेक के, हमारे पास 16 डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, हमारे पास 85 लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने लॉ से ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमारे पास बिजनेसमैन हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास किसान हैं, हमारे पास एक होल एज ए होल 403 एमएलए में से क्वालिफाइड लोग और क्वालिफिकेशन के आधार के ऊपर जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, ऐसे लोग भी विधानसभा में। और जिनके पास डिग्री नहीं है, लोग जनता के बीच में जाकर अगर बार बार चुनकर आते हैं तो ये भी उनकी योग्यता है। तो विधानसभा जो कानून बनाने का काम करती है, विधानसभा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है, उसकी जो छवि विगत कुछ दशकों में, मैं कहूँगा कुछ वर्षों में नहीं, जो खराब करने का प्रयास किया, मेरा उसमें ये प्रयास है कि नहीं, लोगों को पता रहना चाहिए कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वो लोग क्या करते हैं। उस नाते से विधानसभा के एक नए स्वरूप को मैंने डेवलप किया
ताकि लोग आकर्षित हों विधानसभा आने। पहले क्योंकि मेरे को भी लगभग 34 साल हो गए विधानसभा, तो जो 3 साल पहले तक मेरे से किसी ने पूछा कि आपके परिवार वाले लोग आए, तो मैंने कहा नहीं आए। अब मैं देखता हूँ सारे एमएलए के फैमिलीज के लोग, बच्चे हो गए, फैमिली के मदर फादर, वो सब लोग आते हैं। पहले कुछ था ही नहीं देखने के लिए। तो ये एक अट्रैक्शन का कारण है कि लेट पीपल कम एंड सी व्हाट विधानसभा इज। और जब वो विधानसभा के अंदर आएंगे तब विधानसभा की कार्य पद्धति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहले कोई आएगा तभी तो समझेगा, कोई आएगा नहीं तो समझेगा क्या। और जिस समय विधानसभा की कार्य पद्धति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो उनको पता चलेगा कि एमएलए कितनी मेहनत करते हैं, जनता की बातें, जनता के विषय, चाहे प्रश्न के रूप में, चाहे विभिन्न नियमों के अंतर्गत विभिन्न नोटिस के माध्यम से लेते हैं। और वहां पर जब आते हैं विधानसभा में कोई डिबेट्स होती हैं, तो पहले एक जमाना था जिस समय हम एमएलए थे, जिस समय ये यूट्यूब नहीं, मैंने यूट्यूब पे लाइव किया हुआ है, टीवी पे लाइव डिबेट्स आती हैं। अब एमएलए लाइव डिबेट में पार्टिसिपेट करके अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि उनका जनता के प्रति क्या वो बोल रहे हैं। अब वो वेल के अंदर आके हल्ला मचा के एमएलए की प्रवृत्ति नहीं रही है। कोई भी एमएलए हो, चाहे वो अपोजिशन के हो और सत्तापक्ष के एमएलए, तो वैसे ही वो काफी एक्टिव जनता के बीच में जनता का काम करवाने के लिए मिनिस्टर्स के पास जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहले जो एमएलए या राजनीतिक दल वेल में आके डिस्टर्ब करके वॉकआउट कर जाते थे, अब वो नहीं है। अब सारे एमएलए अपने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते हैं। ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की एक नया स्वरूप और नई शुरुआत है। माना जी, आपने अभी जैसे वे प्रोफाइल के बारे में बताया कि तमाम विधायक हैं जो कि अलग अलग प्रोफाइल के यहाँ पे हैं, या पहले विधानसभा का टूर नहीं कराया जाता था, पर आज की डेट में विधायकों की फैमिली से कह लीजिए या आम जनमानस है वो आकर के यहाँ पे टूर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कार्य प्रणाली किस तरह से होती है। क्या ये पहले भी था या फिर इसको अब ज्यादा मार्केट किया जा रहा है जब से आप आ गए हैं? नहीं, पहले नहीं था। पहले विधानसभा में जनरली लोग आते थे, जिस दिनों कार्रवाई शुरू होती थी, विधानसभा के सत्र होते थे, उन दिनों विजिटर्स आते थे। उसके अलावा विजिटर्स नहीं आते थे। अब विजिटर्स अराउंड द ईयर आते हैं, रोज आते हैं। अब जैसे स्कूल्स के बच्चे हैं, डिफरेंट सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स लोग हैं। जैसे कानपुर के वकील आए, मैं कानपुर के लिए से बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश से आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, पूरे यंग इंडस्ट्रियलिस्ट CCI के सारे मेंबर्स आए, विभिन्न क्लबों के, चाहे वो रोटरी क्लब हो, चाहे इनरवीर क्लब हो, चाहे लायंस क्लब हो, उनके सारे मेंबर आए, मर्चेंट चैम्बर के लोग आए, डॉक्टर्स का समूह आया, टीचर्स एसोसिएशन, प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रिंसिपल्स आए, विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए। ये पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। इट इज नॉट ओनली कानपुर। तो पूरे प्रदेश से लोग, अब विधानसभा एक अट्रैक्शन का कारण है। अब लोग विधानसभा के बारे में जानकारी, पहले विधानसभा में मेरे को नहीं याद, क्योंकि मैं 30-34 सालों से तो मैं खुद विधानसभा में हूँ। पहले लोग विधानसभा आते नहीं थे। कोई बताया जिन दिनों सत्र चलता था उन दिनों कुछ जरूर गेस्ट होते थे दर्शक, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब राउंड द ईयर मैंने एक विधानसभा का गाइडेड टूर रखा है। दिन में 4 ग्रुप्स मैंने बनाए। हमारे पास एक डिजिटल गैलरी है जिसमें विधानसभा के इतिहास के बारे में बताया है, डिजिटल कॉरिडोर है जहाँ पर एमएलए के बारे में बताया है। हमारी जो ये गैलरीज हैं वो आप देखोगे, आपके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमरे को लेकर हमारी गैलरीज में सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, विभिन्न प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार के ऊपर लोग हैं, उनकी सबकी फोटो और नाम के साथ मैंने लगाया हुआ है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये 18 लोग हैं, ये डॉक्टर्स हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर्स लिखा हुआ है। तो लोगों को पता रहना चाहिए कि मैं जैसे जो कह रहा हूँ वो सिर्फ मुंह जबानी नहीं है, वो लोगों को दिखना चाहिए। जिस समय लोग विधानसभा आते हैं वो देखते हैं, अरे इतने इंजीनियर्स हैं, इतने डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं, इतने लॉ ग्रेजुएट्स हैं। तो जब वो देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं, उनको जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग अब पढ़े लिखे हैं, जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग संवेदनशील हैं। अब वो अपराधी और जाति के आधार के ऊपर केवल नहीं है, योग्यता के आधार के ऊपर लोग। ठीक है, विधानसभा की कार्य प्रणाली की बात करें तो आपने कुछ बदलाव किए, ई विधान प्रणाली का आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है। क्या बदलाव उससे नजर आया? आपको लगा कि विधायकों के लिए ये आसान था इसको अडेप्ट करना, क्योंकि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल माने गए हैं, पर क्या ये सभी के अंदर एक एडजस्टमेंट इशू आया? नहीं, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था 29 मार्च को, और मुझे याद है कि 21 मई को मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी से मैंने ई विधान का उद्घाटन कराया था। 1.5 महीने में मैंने उसको पूरा कर दिया था काम का। आज की डेट में हमारी विधानसभा के हर सीट के ऊपर टैबलेट लगा हुआ, डिवाइस लगी हुई है,
और उस डिवाइस में ही सब लोग काम करते हैं। हमारी विधानसभा पेपरलेस, उसमें वर्क प्रोडक्टिविटी बड़ी, क्वेश्चंस ज्यादा है। पहले एक माननीय मंत्री जी उत्तर दे देते थे, फिर वो पूरे हाउस की प्रॉपर्टी बनता था। अब सबके टैबलेट के ऊपर वो प्रश्न और उसका उत्तर होता है, तो अब सीधा माननीय सदस्य प्रश्न पूछने वाले सीधा उसके ऊपर अनुपूरक के ऊपर आते हैं, सप्लीमेंट्री के ऊपर आते हैं। तो पहले जो 2, 4, 5, 6, 7 प्रश्न आते थे, अब 15 से 20 प्रश्न तक आ जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एंगेजमेंट बढ़ा। पहले एमएलए वहां पर बैठते नहीं थे, बैठने के बाद अगर कहीं बाहर चले गए कॉफी पीने के लिए तो लौट के नहीं आते थे। तो मैंने सारी लॉबीज में उसकी व्यवस्था करा दी। लॉबीज को मैंने बहुत कंफर्टेबल और बैठने का एक माहौल, एक वातावरण दिया। मैंने विधानसभा में सारे स्क्रीन्स लगे हैं, कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होता है तो उसको स्क्रीन से पता रहता है कि कौन सदस्य है, कहाँ से चुन कर आया है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी बार चुन कर आया है, ये सारे स्क्रीन के ऊपर। पहले होता था पता ही नहीं रहता था 403 एमएलए से कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम पहले रहा है, क्योंकि कुछ ही चेहरे हैं जो टीवी पे हम लोग को नजर आते थे कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये सवाल पूछते हैं, ये शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ये स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। पर कुछ चेहरे ऐसे थे जो आते तो हैं जनप्रतिनिधि बन करके, पर वो कहीं नजर नहीं आते हैं स्क्रीन पे। तो मुझे लगता है आपके आने के बाद से ये उनपे एक प्रेशर भी कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है कि अपनी बात रखनी है। वो लोग करते हैं, मैंने आपको बताया लोगों का इंटरेस्ट है। अब जो भी माननीय विधायक, पहले तो होता था, मैंने यहाँ पर विधानसभा में लोग बोलते नहीं थे। मैंने एक बार जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने एक दिन सिर्फ महिला सदस्यों के लिए डेडिकेट किया पूरा हाउस, और पूरा एजेंडा मैंने महिला सदस्यों के लिए बोला कि पूरे एजेंडे के हिसाब से। इट वाज नॉट, उस दिन उनके लिए भाषण देने का केवल समय नहीं था, उनके लिए पूरा विधान प्रश्न पूछने का उनका अधिकार था, नोटिस लगाने का उनका अधिकार था। नोटिस के बाद बहुत सारे ऐसे नोटिस होते हैं जो मेंटेनेबल होते हैं कि नहीं होते, ग्राह्य होते हैं कि नहीं होते। अगर कोई दूसरा सदस्य लगाता है तो जनरली माननीय अध्यक्ष उसको देखते हैं, तो उसको देखने के बाद कहते हैं ग्राह्य नहीं है, उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं ये ग्राह्य नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन कहा कि अगर महिला सदस्य लगाएंगे ग्राह्य नहीं होंगे, तब भी मैं उनसे पूछूंगा कि ग्राह्य कैसे, आप ये बताइए। तो जब उनसे पूछेंगे तब वो सीखेंगे। और उस दिन मैंने पूरा, एक माननीय सदस्य ने, पुरुष सदस्य ने कहा कि आप अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो, 5 दिन में से 1 दिन महिलाओं के लिए दे रहे हो। तो मैंने कहा मैं 5 दिन में 1 दिन महिलाओं के लिए नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिलाओं के लिए दे रहा हूँ। 75 इयर्स में कभी भी ऐसा दिन नहीं आया पूरे देश की किसी भी विधानसभा में कि जहां पर केवल एक महिलाओं के लिए डेडिकेटेड डे। मैंने कहा 75 साल में पहला दिन दे रहा हूँ, और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है। और ये लोगों के बीच में जाना चाहिए कि एक माननीय महिला सदस्य जो 4 बार से विधानसभा में जीत कर आई थी, वो जिस समय मैंने महिलाओं का अवसर दिया तो मतलब 25 साल से वो विधानसभा में थी, बीच में एक बार हार गई, 96 से वो विधानसभा में आ रही थी, चौथी बार अब की 2022 में जीती थी। तो वो पहली बार बोली। आप देखो कि 4 बार कोई माननीय सदस्य विधानसभा के लिए चुने जाएं और फर्स्ट टाइम बोलें, तो ये मैंने करके दिखाया विधानसभा में। तो जब महिलाओं को लगा कि उनको भी अवसर मिला तो उनका भी पार्टिसिपेशन, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और मैं कहता हूँ कि जब समय उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो बाकी और सारे सदस्यों ने सब एक दूसरे को देख के कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर लाइव आता है, डीडी न्यूज के ऊपर लाइव आता है, तो वो जो माननीय सदस्य बोलता है उसकी वो क्लिपिंग अपने क्षेत्र में जिससे कंसर्न वो बोला उनको भेजता है, तो उसका मैसेज जाता है, उससे वो खुश होता है। तो अब विधानसभा एक प्रोडक्टिविटी जो विधानसभा की है, जो विधानसभा में लोगों का इंटरेस्ट है, जो रुचि है, जो जनता की समस्याएं हैं, वो बड़ी त्वरित तरीके से और बहुत अच्छे स्वरूप में तय करे। तो उसमें डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा काम है। मैंने पूरी नियमावली बदल दी। अभी तक जो नियम था विधानसभा का 1958 के रूल्स अभी तक चल रहे थे। अभी तक जो हम लोग नियमावली, जब मैं मेरे अध्यक्ष बनने के पहले तक, तो जब हम रूल बुक उठाते थे तो रूल बुक में ये देखिए लिखा, जब मतलब पढ़ते थे हम रूल बुक में कि प्रक्रिया संचालन नियमावली 1958 के नियम इसके हिसाब से। विधानसभा में हर चीज पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से, नियम के हिसाब से चलती, बिना नियम के नहीं चलती। कोई भी आदमी ऐसे नहीं बोल सकता। तो 1958 हम बोलते थे विधानसभा प्रक्रिया नियमावली संचालन, 1958। मैंने 65 साल के बाद नियमावली बदली। अब विधानसभा की जो नियमावली है, तो विधानसभा प्रक्रिया नियमावली 2023, 65-68 के बाद 2023 में मैंने नियमावली पूरी बदली। बहुत सारे चेंजेस किए। अब आज वो जरूरत नहीं है कि 90 दिन के अंतर्गत आपको सूचना मिलेगी। क्यों 90 दिन में मिलेगी? हर चीज जो है आपके हर जगह, हर ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं,
डिजिटलाइजेशन इतना तेज हुआ है, ई विधान हमने लागू किया, तो 90 दिन की जरूरत नहीं, आज तो 2 दिन में आता है सूचना, 1 दिन में आनी चाहिए सूचना, तो 90 दिन की क्या जरूरत है? उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, काम बढ़ा। आपको लगा कि ये काम आपने किया, इससे पहले भी किया जा सकता था, थोड़ी और तेजी और जल्दी हो सकती थी? देखिए, बहुत विद्वान माननीय अध्यक्ष यहाँ पर रहे जी, कोई किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। बहुत ऐसे लोग रहे इस कुर्सी के ऊपर बैठने वाले, बहुत सब लोग, मतलब बहुत अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से सबने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल मेरा ही नहीं है कि मेरे आने के बाद सब कुछ हुआ, हम मेरी रुचि इस तरफ थी और आज समय कुछ इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन का आज को 20-25 साल पहले नहीं था, तो उस नाते से बहुत माने पुरुषोत्तम टंडन जी थे, खेर साहब थे, माने कृष्णा त्रिपाठी जी थे, माता प्रसाद पांडे जी थे, हृदय जी थे, और बहुत सारे माननीय अध्यक्ष थे जो बहुत योग्य थे, बहुत उनका जो संसदीय ज्ञान था वो बहुत था, उनका जो कमिटमेंट था पॉलिटिकल वो बहुत था। किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मेरी इधर रुचि थी और इधर कुछ जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ई विधान लागू करने की बात कही, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने जिस समय इसको लागू करने की बात की, तो योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उसमें काफी सपोर्ट किया। तो उस नाते से एक नया स्वरूप, मेरी एक नई, मेरा इंटरेस्ट इधर था क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ, मैंने पूरे दुनिया के लगभग 40-45 देशों के मैंने पार्लियामेंट, असेंबली सब देखी हुई हैं, तो मुझे वो ध्यान में था कि ऐसा हमारा क्यों नहीं हो सकता, और वो मैंने प्रयास किया कि 2-2.5 साल में बने। और आज मैं इस बात को कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की सबसे सुंदरतम विधानसभाओं में से एक। इतना बड़ा आपने रेवोल्यूशन किया है, जैसा आप बता रहे हैं, तमाम जगह आप घूमे भी हुए हैं, आप यूपी विधानसभा को आप किस पटल पर ले जाना चाहते हैं? देखिए, यूपी विधानसभा अभी देखिए, विजन मेरा आम जनता तक पहुंचने का विजन है। लोगों के बीच में जो डिस्कनेक्ट है, लोगों को लगता है कि एमएलए का मतलब है कि सड़क बनवाएगा, नाली बनवाएगा, थाना चौकी करेगा, इसके अलावा एमएलए लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बिल्स पास होते हैं, बिल्स मतलब कोई नया कानून बनते हैं, तो कानून में पहले उसके ऊपर डिबेट होती थी, तो जो माननीय मंत्री रखते थे उसके ऊपर कोई संशोधन रखता था तो लोग बोलते थे। मैंने हाउस सबके लिए ओपन कर दिया कि इसके लिए ये बिल आया, इसमें सारे एमएलए बोलना, जो भी इंटरेस्टेड है वो बोलना चाहिए, कोई रिपीट नहीं करेगा और कोई विषय के बाहर नहीं बोलेगा। तो पूरे हाउस के लिए मैंने खोला, तो पूरे हाउस के लिए फॉर एंड अगेंस्ट, जो जिसको लगता है कि यार इसके पक्ष में बोलना है बिल के, वो पक्ष में बोलते हैं, जिनको लगता है कि बिल में कोई सुझाव देने हैं, कुछ संशोधन करने हैं, तो उस हिसाब से बोलते हैं। तो ये मैंने सबके लिए खोला। तो मेरा ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है कि एक जो डिस्कनेक्ट है जनमानस के बीच में और लेजिस्लेशन के बीच में, उनको जानकारी नहीं है कि क्या होती है, वो डिस्कनेक्ट दूर हो और लोगों को विधायिका के बारे में, विधानसभा के बारे में, लोग जिन सदस्यों को चुनते हैं, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, तो जो पहले कहा जाता था कि लोग अच्छे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं और ये लोग हैं अपराधी हैं, ढिगाने हैं, मतलब अच्छे परसेप्शन नहीं था। तो इसका मतलब इसका मतलब कि देश की बहुसंख्यक जनता ऐसे लोगों को चुनती है। बात सही। तो किसके ऊपर रिफ्लेक्शन ज्यादा? प्रोजेक्शन यही है। प्रोजेक्शन ये था कि जनता जो यहाँ पर तो लोग चुने हुए लोग आते हैं ना, कोई अपॉइंटेड तो लोग आते नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए, मुझे शिक्षा दी, मुझे फिल पावर दी, मुझे काम करने के लिए मार्गदर्शन दिया, लेकिन मेरे पिताजी मुझे एमएलए लिख के जाएंगे तो उससे थोड़ी बनूंगा मैं जनता के काम से बनूंगा। और जनता अगर मुझे चुन रही है और जनता अगर ऐसे लोगों को चुन रही है तो इनडायरेक्टली तो देश की जनता अगर ऐसे लोगों को चाहती है तो जिन्होंने विधायिका के इस स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया, उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने बड़ा कुठाराघात किया। मैं इस मामले में कहीं भी पूरे देश में डिबेट करने के लिए तैयार हूं, और जिस समय ये जागरूकता होगी, जिस समय अच्छे लोग आएंगे राजनीति, ये जब मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये इस क्वालिफिकेशन के इतने लोग हैं, मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ अच्छे लोगों के बीच में जाता हूँ तो ये बोलता हूँ। तो लोगों ने कहा आप ये बार बार क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 40 दशकों से ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया था कि ऐसे लोग हैं, बार बार बोलना पड़ेगा, आगे किया जा रहा है, जिनका बैकग्राउंड में कुछ उनको। मैंने कहा, और दूसरा कारण ये है कि अच्छे लोगों के बीच में जाकर जब हम बोलेंगे ताकि अच्छे लोग राजनीति में आए। दूसरा कारण ये भी है कि लोगों को पता चला जा रहा है, अरे हाँ अच्छे लोग हैं तो हमारे को भी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। तो इसीलिए मेरा जो मिशन है, कितना सफल होऊंगा मुझे नहीं मालूम,
मुझे नहीं मालूम कि मैं सूरज की तरीके से रोशनी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जुगनू की तरीके से जितनी मेरी क्षमता उतनी रोशनी देने का प्रयास करूँ। चलिए, रोशनी आप देते रहिए, पर कुछ यंगस्टर्स हैं जो आगे कभी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या अपना मन बना रहे हैं, मगर साथ वाले कई लोग हैं जो डिस्करेज करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि राजनीति को लेकर के तमाम तरह के परसेप्शन बने हुए हैं, उन लोग को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे या कैसे कन्विंस करेंगे कि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आकर के नेशन सर्विस कर सकते हैं पॉलिटिक्स? ये आज का नौजवान थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ जानकारी करना चाहता है। अब लोग पॉलिटिक्स ऐसे प्रोफेशन भी चूज करना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट प्रोफेशन नहीं है, सेवा है, लेकिन ठीक है, किसी भी तरीके से आए। अब आजकल का नौजवान करना है। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, मेरे पास लगभग 52 MLAs ऐसे हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। मैंने यूथ MLAs के साथ भी एक मीटिंग करी। मैंने यूथ MLAs को बोला कि आप चुन कर आए हो। मैंने कहा आप 8 बार, जो आदमी 30 साल का है उसको 8 बार लगातार जीतने का उसको अवसर है। अगर 30 साल में 25 साल से 30 साल के बीच में बन जाता है, क्योंकि जो आदमी 30 साल का होगा और 8 बार जीना जाएगा तो सारी लाइफ उसकी वो 70 साल का हो जाएगा। 70 ईयर्स का, 8 पंजे 40 होते हैं, तो 70 साल का वो व्यक्ति हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप लगातार पॉलिटिक्स में कैसे बने रहो। इसकी मैंने ट्रेनिंग दी है MLAs को कि आप लगातार कैसे जीतोगे। जीतने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जनता के बीच में रहकर जनता का काम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। और लोगों का विश्वास सिर्फ भाषण से या झूठे बातों से हासिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। आप एक आध बार किसी को धोखे में रखकर चुनाव जीत सकते, बार बार नहीं जीत सकते। ये मैंने उनको ट्रेनिंग दी कि आप जीतोगे कैसे बार बार। और दूसरा मैंने उनको ट्रेनिंग दी कि अगर आप नेता बनना चाहते हो स्टेट लेवल के और देश लेवल के, तो आपके पास विधानसभा से बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कहीं भी भाषण दे रहे हो बाहर खड़े होके, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप विधानसभा में जो बोल रहे हो उसकी चर्चा होती है। आज भी जिन भी हम बड़े नेताओं की बात करें, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नेता हमारे देश में हुए, राजनीतिक सीमाओं के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के हुए हैं, तो उनका प्रोजेक्शन कहाँ से हुआ? पार्लियामेंट से हुआ। स्टेट लेवल का प्रोजेक्शन कहाँ से हुआ? विधानसभा से हुआ। कोई ऐसा नेता जिसका नाम हो विधानसभा में बोलते हैं। तो मैंने उनको ये इस बात का एहसास दिलाया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी कि अगर आप अपने आप को बड़े नेता साबित करना चाहते हो, बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, आने वाले कल में कोई मिनिस्टर होगा, कोई चीफ मिनिस्टर होगा, कोई स्पीकर बनेगा, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएगा, आप लोगों में से लोग जाएंगे। और उसके लिए विधानसभा से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपका प्रोजेक्शन हो सके। तो लोगों को, हमारे नौजवान MLAs को ये बात समझ में आई, वो भी एक कारण है विधानसभा में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। माना जी, एक किस्सा हुआ था जहां पे आपने फटकार लगाई थी पूर्व IAS को बुला करके सदन के बीच में। वो मामले के बारे में आप कुछ बताएंगे? वो ऐसा पहली बार हुआ था कि शायद दूसरी बार हुआ था कि जब 1962 में हुआ था। एक किस्सा वो भी था और एक किस्सा ये भी है 62 के बाद अभी 2000 अदालत लगाई गई थी, उसके बाद सजा सुनाई गई और आप देखिए, मैं लोकतंत्र में सभी लोगों की सीमाएं निर्धारित हैं और ड्यूटीज निर्धारित हैं। कोई भी अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे हमारी माननीय जुडिशरी। सबका अपना अपना सम्मान है और सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है और सबकी अपनी अपनी सीमाएं। सीमा से अगर उल्लंघन बाहर करके अगर कोई भी काम करता है तो उसको इस काम की इजाजत नहीं है। और विधानसभा के पास इस बात का अधिकार है कि अगर अपनी सीमा के बाहर कोई भी काम करता है, चाहे माननीय विधायक ही क्यों ना हो, तो उसको पनिश करने का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है। जिस समय मैंने एक पुराने प्रिविलेज के मामले में, कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने उसमें सजा सुनाई। मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे एंकर हो, TV के नाते से मैं यही कहूँगा, तो बात आप उस ऑर्डर को पढ़िए, ऑर्डर को पढ़िए, उस ऑर्डर को पढ़िए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जिसमें मैंने सभी संस्थाओं का सम्मान की बात करी। और अगर मैंने सजा दी तो मैंने इस बात का संकेतिक सजा दी ताकि आगे भी लोगों को अपनी सीमा के अंतर्गत रहना चाहिए। मैंने जेल भेजा। आज तक 1962 में एक केशव सिंह का केस हुआ था, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ था, फिर वो एडवाइजरी बेंच को दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, फिर उसको खत्म कराया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा में सजा सुनाई गई और उनको पूरी सजा, जितनी सजा सुनाई गई उन्होंने पूरी सजा काटी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब देश के विधायी इतिहास में किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा।
माना जी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जायका सियासत का है तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आप कुछ खाते पीते रहें, सेहत बनाए रखें। हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। जायका पे बात करते हैं थोड़ी सी आपके पर्सनल लाइफ के भी बारे में 2-4 सवाल करूंगी आपसे। खाने में क्या पसंद करते हैं सेहत को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बिजी रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक आप बिजी रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं दाल रोटी सब्जी खाने वाला आदमी हूँ। दूध के आइटम मुझे पसंद है। हाँ, लोगों को दूध के आइटम, दूध मिल्कशेक, हाँ, वो दूध के आइटम मुझे पसंद है। बाकी मैं मतलब मेरी बड़ी बैलेंस्ड डाइट है, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं खाता, लेकिन हाँ बैलेंस डाइट के रूप में मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। और एक जिस समय पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय शौक हुआ करता था रेस्टोरेंट्स में जाने का। अब रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती जब तक मजबूरी ना हो। घर का खाना सबसे अच्छा लगता है। घर पे खाने में क्या पसंद है? दाल रोटी है। जो कोई नहीं खाता, लौकी नहीं खाते होंगे लोग, करेला नहीं खाते होंगे, तो मेरे को लौकी, करेला, मूंग की दाल, जो लोग कहते हैं, कह रहे ये भी कोई सब्जी है, मुझे वो सब अच्छी लगती है। नहीं, लौकी का भी स्वाद है, हो सकता है आपके घर में ज्यादा स्वाद बनती हो। मुझे अच्छा लगता है। माना जी, कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो कि ये आपके जहन में रह जाएगा, चाहे वो अध्यक्ष बनने के बाद का हो या जब आप मंत्री पद पे थे या जब आप विधायक थे, कोई एक ऐसा किस्सा आपको लगता है जिसने... मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता था। हाँ। मेरे फादर संघ के अधिकारी थे, मैं बाल काल से संघ का स्वयंसेवक था। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं तो मैं 1984 से, जिस समय श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ आजादी के बाद दोबारा, तो मैं उसके साथ जुड़ा था बजरंग दल के नाते से। तो संघ का स्वयंसेवक होने और बजरंग दल के नाते से मेरे को उस क्षेत्र में काम करने का रुचि थी। राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम नहीं करता। 1989 से जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हुआ, तो उसमें मेरी भागीदारी उसमें हुई और एक्टिव भागीदारी। तो संघ ने ये देखा कि ये नौजवान लड़का, उस समय मैं मतलब 29 ईयर्स का था 89 में, तो लोगों संघ ने देखा कि नहीं ये बड़ा अच्छा लड़का है, तेज लड़का है, तो इसको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। मैं संघ की योजना से राजनीति में आया। तो मेरे को याद है कि मैं जिस समय राजनीति में मुझे कहा गया कि टिकट मांगो, तो मेरे को बीजेपी कार्यालय में पहली बार आया था लखनऊ। तो बहुत भीड़ थी, तो मेरे बगल में एक व्यक्ति खड़े थे, तो कोई भीड़ के साथ एक नेताजी आए। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये राजनाथ जी। उन्होंने कहा राजनाथ जी कौन है? तो उन्होंने कहा अरे ये बहुत बड़े नेता हैं, युवा मोर्चा में रहे और आज ठीक है, बहुत अच्छी बात। थोड़ी देर में कलराज जी आए। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये प्रदेश के महामंत्री कलराज मिश्रा को नहीं जानते आप? तो मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता था। तो थोड़ी देर में माननीय राजेंद्र गुप्ता जी आए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने इरिटेट होकर बोला कि प्रदेश अध्यक्ष। थोड़ी देर बाद क्यों मीटिंग थी बीजेपी कार्यालय में, तो सब लोग एक एक करके नेता लोग आ रहे थे। तो थोड़ी देर माननीय कल्याण सिंह जी आए। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? तो उसने पूछा आप कौन है मेरे से पूछा। तो मैंने कहा मैं सतीश महाना हूँ, टिकट मांग रहा हूँ। तो वो उसने सोचा कोई इसी पागल आदमी के साथ खड़ा हूँ जो इन नेताओं को जानता नहीं और बीजेपी का टिकट मांग रहा हूँ, मेरे से दूर चला गया था। तो मुझे आज तक याद है कि वो मेरी पहली विधान बीजेपी कार्यालय में मैं आया था। राजनीति के बारे में मुझे पता नहीं था बहुत कुछ, लेकिन सामाजिक और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते से मैंने काम करना प्रारंभ किया और 1991 में मुझे टिकट दी गई। और मुझे 1991 में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने जो संघ की परंपरा है, लोगों के व्यक्तिगत रूप से लोगों को संपर्क करके लोगों के बीच में जाकर लोगों का बनने का काम मैंने किया। तो मैं एक व्यक्ति ने मेरे लिए एक बात कही जो जीवन में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा। उन्होंने मुझे कहा अभी आज से कुछ वर्ष पूर्व, 5-7 साल पहले, तो उन्होंने कहा एक नौजवान लड़का एमएलए बनने के लिए आया था, घर का सदस्य कब बन गया ये पता नहीं चला। इससे बड़ा कमेंट मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। कमेंट, ये तो कॉम्प्लीमेंट है मुझे लगता है जो आप आज स्क्रीन के सामने बता रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा एक नौजवान लड़का, उसमें 31 ईयर्स का था जब मैं, एक नौजवान लड़का एमएलए बनने के लिए आया था, घर का सदस्य कब बन गया।
मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव नोट के ऊपर काम करने का प्रयास करना चाहिए। आप क्या, उसका परिणाम क्या होते हैं ये आपके हाथ में नहीं होता। मेरे पास लोग आते हैं, मैं लोग पूछते हैं कि काम हो जाएगा कि नहीं होगा। मैंने कहा देखिए, काम होना ना होना नियम के हिसाब के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन काम करने का प्रयास की मैं गारंटी देता हूँ। काम होने की गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सारे काम मेरे दस्तखत से नहीं हुए, लेकिन काम करने के प्रयास की गारंटी देता हूँ। लोगों को एक जो अविश्वास का भाव है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अपने लोगों के ऊपर, अपने प्रतिनिधियों के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी जो कमी है सिस्टम में, समाज में, वो ये है कि लोगों का विश्वास समाप्त हो गया हर संस्था से, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तो वो अगर समाप्त हो जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको, विश्वास को कायम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को भी काम करना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस के लोगों को भी काम करना पड़ेगा। मैं दोनों को अलग अलग इसलिए कहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन है, मैं कहता हूँ कि हर जगह में, हर क्षेत्र में अच्छे और खराब लोग हैं, लेकिन हमने अच्छे और खराब के आधार के ऊपर लोगों का निर्णय नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन में खराब है तो हमने उस इंस्टीट्यूशंस को ही गिरा दिया। चाहे पत्रकारिता हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कार्यपालिका हो। अब वहां पे एक अगर किसी एमएलए, मैंने बोला था, मैंने कहा कि विधानसभा में एक मेरे से पत्रकार मित्र ने पूछा, क्या बता रहे हो, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने हैं, तो कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मैंने उनसे पलट कर प्रश्न किया, मैंने कहा पहले आप अपराधी दिखाते थे तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था क्या? पहले भी तो पढ़े लिखे लोग थे। आप उनको तो आपने नहीं दिखाया कभी भी, आप सिर्फ अपराधियों को दिखाते थे। अब हम बता रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं तो अपराधी ढूंढना चाहते हो, तो आप अपराधियों में पढ़े लिखे को तो आपने कभी भी नहीं ढूंढा। तो जिस समय आप लोगों के बीच में ये मैसेज दोगे कि नहीं अच्छे लोग हैं, तो लोगों का विश्वास आएगा। महाना जी, आप बीजेपी की पार्टी से यानी कि राइट विंग से आए थे, पर सम्मान आपको सभी पार्टियां देती हैं। वास्तव में अगर बात करें, जब सत्र होता है तो बड़ी गहमा गहमी होती है, मगर जब सत्र नहीं होता है, पीछे से आपके संबंध इन सभी के साथ कैसे हैं? मेरे सामने भी अच्छे हैं। विधानसभा की सीट के ऊपर जब मैं बैठता हूँ तब भी मेरे अच्छे संबंध। मैं इधर चाहे इधर माननीय सदस्य जो अपोजिशन से हैं, जो माननीय सत्ता पक्ष हैं, मैं जिस समय विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर बैठता हूँ तो मैं 403 सदस्यों को एक निगाह से देखता हूँ। अगर विधायिका के प्रति या फिर विधानसभा की गरिमा के प्रति या फिर कार्य पद्धति के प्रति किसी का भी नेगेटिव होता है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से हो, चाहे अपोजिशन बेंचेस से, तो मैं उसको टोकता हूँ और सबको समान अवसर देता हूँ। तो विधानसभा में सामने भी मेरा सबसे अच्छा संबंध है और मेरा पीठ के पीछे भी सबसे अच्छा संबंध। अखिलेश जी से कोई ऐसा किस्सा या बात आपको लगता है? लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे लिए सम्मानित नेता हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन इंडिविजुअली मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ और मेरा सम्मान करते हैं। ही इज अ नाइस मैन, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। लंच आपने थोड़े वक्त पहले ऑर्गेनाइज किया था। आप अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जिससे एंगेजमेंट बना रहे, पार्टीज के बीच में एक तरह का समन्वय रहे, जिससे मुद्दों को लेकर के और बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। ये आइडिया कहाँ से आता है? कोई टीम बैठती है पीछे से बताने के लिए कि नहीं एक लंच ऑर्गेनाइज करना? वो किसी की टीम की जरूरत नहीं है, वो मेरे स्वभाव में है, वो मेरे नेचर में है। मैंने लंच पे बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग रहता है मेरे साथ, उनका बहुत संरक्षण रहता है और विधानसभा को जो आज ये नया स्वरूप है वो बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति के और बिना उनके संरक्षण के संभव नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हमारे को बांटना होता है, तो जो भी फंड्स होते हैं गवर्नमेंट देती है और मुख्यमंत्री जी का उसमें सहयोग और संरक्षण रहता है। मैं इस बात को कहूँगा, तो उस नाते से भी और अपोजिशन के नाते से भी, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरा उनको अवसर देता हूँ, उस नाते से भी अपोजिशन का भी मेरे प्रति सम्मान रहता है और मैं भी उनको सम्मान देता हूँ। तो विधायिका का मैंने उनको विधायक ऐसे होल देखता हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ कि जैसे एक सिक्का होता है तो सिक्के के दो पार्ट होते हैं, कोई जो उसको हेड एंड टेल कह देते हैं, कोई सन मच्छी कह देते हैं, कोई जो भी जिसका है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का उसका एक पार्ट भी अगर खोटा हो जाए तो पूरा सिक्का खोटा हो जाता है। मैं इस भाव के साथ काम करने का प्रयास करता हूँ। बर्थडेज आप सेलिब्रेट करते हैं,
ऐसे ही स्कूल में होता था कि क्लासरूम में जब होता है किसी का बर्थडे तो टीचर कहती है लाओ केक कटेंगे और उसके बाद सारे बच्चों में बांटा जाता है। ऐसे ही आपने ये भी एक विधानसभा के अंदर शुरू किया है कि जन्मदिन मनाया जाएगा विधायकों का। ये आइडिया कहाँ से? सब कुछ क्या स्कूल से लेकर के आ रहे, एक प्रिंसिपल की तरह देख रहे हैं विधानसभा तो मैंने जब जिसे मैंने कहा जो माननीय सदस्य हैं तो मैंने पता लगाया कि जैसे एक मैं बैठा था तो विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उन्होंने कहा कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने कहा आपका बर्थडे है? तो मेरे को जब विधानसभा से जब मैं नया अध्यक्ष बना था पहले सत्र में तो मैंने उनको विश किया। तो मैंने कहा कि इनका विश पूरी विधानसभा को करना चाहिए। तो वहीं से मैंने आइडिया लिया कि अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो जिस दिन विधानसभा का सत्र है उस दिन जितने भी माननीय सदस्यों का बर्थडे होगा हम उसको विधानसभा में उनके शॉर्ट प्रोफाइल के साथ पूरी विधानसभा उनको विश करेगी। तो सब लोगों ने उनको विश करना शुरू कर दिया, एक नई परंपरा शुरू। माना जी, आप एक वक्त पे विधायक रहे हैं, 8 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद मंत्री भी बने हैं, आज आप अध्यक्ष पद पे हैं यहाँ पे। कितना फर्क महसूस करते हैं अपने अंदर एक व्यक्तित्व के तौर पे? मैंने हर पोजीशन को एंजॉय किया। मैंने विपक्ष में रहकर विपक्ष के एमएलए का पूरा रोल अदा किया, मैंने सत्ता पक्ष में रहकर विधायक का पूरा रोल अदा किया, मैंने सरकार में रहकर मिनिस्टर की अगर मुझे जिम्मेवारी दी गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेवारी दी, तो मैंने इंडस्ट्रीज की एक पहचान बनाने का काम किया था। और जिस समय इंडस्ट्रीज से कार्यकाल पूरा हुआ और 8वीं विधानसभा मतलब 8वीं बार जब मैं जीता और 18वीं विधानसभा में तो मेरे को विधानसभा अध्यक्ष के नाते देखा, तो मैं इसको भी एंजॉय कर रहा हूँ। और अध्यक्ष की पीठ की एक जो उसके जो अधिकार होते हैं, जो अध्यक्ष क्या काम कर सकता है, ये मैंने जनता के बीच में जरूर स्थापित किया कि नहीं अध्यक्ष ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और केवल उत्तर प्रदेश की जनता के सामने नहीं, पूरे देश की विधानसभा के सदस्य आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा को फॉलो कर रहे हैं। विकास की बात करते हैं, पर जब यूपी की राजनीति की बात आती है तो जातिवाद भी सामने आता है। कहीं ना कहीं कास्ट बहुत मैटर करती है। आपको लगता है कि अब जो यहाँ की जनता है वो विकास पे बात करना चाहती है या वो ऐसे लोगों को सामने लाना चाहती है जिनकी आप बात करते हैं कि विधायक है वो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, ना कि उनकी जाति को देख करके? कभी ये खत्म होगा ये जो सिलसिला? कुछ मैटर करता होगा ये, लेकिन मैं क्योंकि मैं होता ना कि व्यक्ति जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी, जो जैसा व्यक्ति होता है उसके वैसे भाव होते। अगर केवल जाति के आधार के ऊपर लोगों ने चुनना होता लोगों को और यही एक आधार होता तो मैं तो 8 बार क्या 1 बार भी नहीं जीत सकता था। मेरे यहाँ 4.5 लाख वोटर है, उसमें से 1000 से कम मेरी कास्ट का वोटर होगा। अगर जाति के आधार के ऊपर वोट करते तो मैं 8 बार जीत सकता था क्या? नहीं जीत सकता था। 1 बार भी नहीं जीत सकता था, 8 बार क्या 1 बार भी नहीं जीत सकता। ये मैजिक कुछ तो चला है आपका? मैजिक नहीं है, ये काम का है। देखिए लोगों के प्रति आपके जो कमिटमेंट है, लोग आपको क्यों चुनते हैं। मैं जिस दिन अध्यक्ष बना था उस दिन मैंने अपने मेडन स्पीच में ये कहा था कि सारे एमएलएस को ये सोचना चाहिए कि आपको जनता ने चुना क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आप विधानसभा में आए हो। जिस समय आप ये सोचकर काम करोगे कि आपको जनता ने क्यों चुना है तब आप सही रास्ते करोगे। और जिनको दोबारा और तिबारा चुना गया उन्हें देखिए पहली बार जीतना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। दूसरी बार जीतना उससे ज्यादा मुश्किल होता है, तीसरी बार और मुश्किल। जितना ज्यादा टर्म होता है उतना ज्यादा मुश्किल होता जाता है क्योंकि उतना ज्यादा डिलीवरी लोग चाहते हैं। आपने क्या डिलीवर किया जीतने के बाद जनता के बीच में, आपने कैसा लोगों के साथ व्यवहार किया, आपने कैसा लोगों के साथ काम किया, आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया, आपकी अवेलेबिलिटी क्या रही, ये सारी की सारी बातें होती हैं। लोगों को बहुत समय तक, लंबे समय तक खुश रख पाना। मेरे एक सीनियर लीडर ने मेरे गनर से पूछा, मेरे साथ मेरा गनर लगभग 27-28 साल से है, तो उनसे पूछा कि कितने साल से, उसने कहा 28 साल से है। तो उन्होंने कहा 18 साल में तो लड़का भी छोड़कर चला जाता है बालिग हो जाने के बाद, और अगर 34 साल तक जनता मेरे साथ है तो ये जनता की मेहरबानी। माना जी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया? कभी लगा नहीं कि जनता बार बार चुन रही है, कुछ तो खास होगा मुझ में? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, जमीन के साथ जुड़कर काम करता हूँ। लोगों की मेहरबानी है कि मुझे अवसर देते हैं। कोई ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता। आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। माना जी जायका सियासत का हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम पे आकर के कैसा लगा? थोड़ा सा आप बहुत अच्छा लगा मेरे को। एबीसी के मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एबीसी से एसोसिएशन मेरा बहुत पुराना है, कई दशकों का है,
और जनता के बीच में ये जो विधायिका के असली स्वरूप है, आप इसको अगर जनता के बीच में ले जाएंगे, विधायिका के साथ लोग कनेक्ट हों, people must know what legislation is, people must know what legislators do, people must know how laws are made, people must know कि हाँ ये जो कानून बनते हैं उन कानून को बनाने के साथ जनता के साथ उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि वहाँ पर बैठे हुए लोग उनके हित के लिए बात करते हैं। तो जो व्यक्ति उनके हित के लिए बात करता है, जनता उनको दोबारा चुनती है। जिस समय आप जनता का काम नहीं करेंगे तो जातिवाद हावी हो जाएगा। जिस समय आप जनता के बीच में जनता के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खरे नहीं उतरेंगे तो जातिवाद आगे हो जाएगा। जिस समय आप जनता के बीच में रह के उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो जातिवाद हावी हो जाएगा। जिस समय जनता के बीच में रहकर जनता ने जिस कारण से आपको चुना वहां से हटकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर आ जाएंगे तब जातिवाद हावी हो जाएगा। कि जातिवादी व्यवस्था इस कारण से नहीं है कि लोग जातिवाद करते हैं, जातिवादी व्यवस्था इस कारण से है कि उनको कोई दूसरा कारण नहीं नजर आता कि इस व्यक्ति को क्यों चुने। और जिसमें उनको कारण नजर आ जाएगा कि इसके ऊपर भी एक व्यक्ति है जो जनता के लिए कमिटेड रहता है, वो किसी भी जाति का हो, तो जनता उसके साथ चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे व्यूअर्स को कह दें कि जायका सियासत के प्रोग्राम को जरूर फॉलो करें। ये बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके ऊपर ABC चैनल अपना प्राइम टाइम के ऊपर ये दिखाता है, जिसमें सिर्फ सियासत की बात होती है। लेकिन आज सियासत से हटकर विकास की बात हुई है, विधायिका की बात हुई है, लेजिस्लेशन की बात हुई है, जनता के साथ विधायिका को जुड़ने की बात हुई, उसको समझने की बात हुई है। मैं जनता से चाहूंगा कि इसको समझना चाहिए और जिस समय आप समझेंगे उस समय आपका विश्वास दृढ़ होगा उन लोगों को जिनको हमने चुना है, वो भी सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए। और अगर वो कहीं भटकते हैं तो उनको सही रास्ते के ऊपर आपका विश्वास उसको सही रास्ते के ऊपर लाने में सहायक सिद्ध होगा। और ABC ने इसमें महत्वपूर्ण अग्रणी रोल अदा किया। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सतीश महाना जी है, विधानसभा अध्यक्ष है। अभी जब उनका परिचय कर रहे थे तो हमने बताया कि किस तरह से वो राजनीति में बरगद का पेड़ माने जाते हैं। तमाम बार मंत्री रह चुके हैं, 8 बार विधायक भी रह चुके हैं और अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारे लिए स्पेशल गेस्ट थे यहाँ पे। एक बार फिर होगी मुलाकात जायका सियासत में एक नए पॉलिटिकल गेस्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABC न्यूज।